डेंटल सर्जन से राजनीति की शुरुआत ये कैसे? ये हमारे दादाजी की देन है, हमारे पिताजी की देन है। तो ये सारे का सारा ये मंत्र चला। 72 में दिसंबर को आपने हराया, आपके मन में उस वक्त कुछ बेचैनी चल रही थी जब लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हम जीत गए। कांग्रेस दूर तो विचारों के खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा है और शायद सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस तोड़ फोड़ का मिला। भारतीय जनता पार्टी में कौन सोच आएगा, वही आएगा जिसका भाव सेवा है संगठन। कांग्रेस दूर मतलब के लिए अब क्योंकि बहुत तैयारियां कर रही है, संगठन बना रही है, ब्लॉक लेवल तक संगठन पहुंचा दिया गया है, तो कुछ टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? तो समय बताएगा। कांग्रेस हर रोज आरोप लगा रही है कि भाई हर चीज में धोखा कर रहे हैं। आप लाडो लक्ष्मी योजना की बात करिए, उसमें आपने धोखा कर दिया। ये बात जो कह रहे थे कि लाडो लक्ष्मी योजना तो मात्र घोषणा है, लागू नहीं होगी। जब 5,000 करोड़ रुपया बजट में सैंक्शन करके रखा गया तब उनकी आंखें खुल रही है, तो लागू हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि भाई जेलों में कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। ये काफी साल पुरानी बात है। हाईटेक जेलें बन रही हैं, मोबाइल फोनों की तो मिलने का सवाल ही पैदा होता है। अब बार बार रामपुर को पेरोल दे दी जाती है, सरकार की कोई मजबूरी है, प्रेशर है। ये सारे का सारा एक सिस्टम है कानून के हिसाब से। टूरिज्म हब बनाने के लिए हरियाणा को आपका क्या प्लान है, क्या कुछ किया है? आज भी हरियाणा टूरिज्म बहुत आगे। सूरज कुंड मेले का जो था, सूरज कुंड का जो स्पॉट है उसका हम विस्तार कर रहे हैं। में लग रहा है महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो कानून का रूप जो दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दिया, बीजेपी के नेतृत्व। बुहाना को बिला घंटे कब देखें? देखिए हम तो कोशिश में है। दादा गौतम से रिश्ते ठीक है? गौतम जी हमारे बिल्कुल बड़े भाई हैं। तैयारी कर मुख्यमंत्री जी मेहनत करे, संगठन मेहनत कर रहा है। पूजा का गढ़ कहा जाता है रोहतक सोनीपत को। देखिए गढ़ तो जनता का होता है। अपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, अलग अलग पार्टियों में भी रहे, अब बीजेपी। क्या लग रहा है कि आइडियल जो पार्टी है या रहने के लिए या लोगों के लिए काम करने के लिए वो कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता, वो कहाँ तक पहुँच सकता है आप देख सकते हैं। अरविंद शर्मा जी को ऐसा सपना आया कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं? मैं संतुष्ट हूँ। परिवार में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट? वाइफ, मेरी धर्मपत्नी सबसे बड़ी सपोर्ट है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता। आज के इस टू द पॉइंट में हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका पॉलिटिकल सफर बेहद इंटरेस्टिंग रहा है। अलग अलग चुनौतियां रही हैं, अलग अलग विधानसभाओं से जीते हैं, अलग अलग लोकसभा से जीते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भरा ये पूरा पॉलिटिकल सफ़र उनका रहा है। बहुत सारी मुश्किलें भी देखी, बहुत सारी जीत भी हासिल हुई, लोगों ने प्यार भी दिया। और इस पूरे सफ़र में कितनी चुनौतियां रही, क्योंकि जब सफ़र की शुरुआत की थी तब शायद ये मालूम नहीं था कि अल्टीमेट जो गोल है वो राजनीति है। डेंटल सर्जन रहे हैं पेशे से और उसके बाद राजनीति में एंट्री। कितनी चुनौतियां, कैसे इस पूरे सफर को देखते हैं और मौजूदा राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं, जो हालात हैं, उन तमाम विषयों पर खुल के चर्चा करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता के आज खास गेस्ट हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, राम राम सबको। बहुत इंटरेस्टिंग सफर रहा है आपका। डेंटल सर्जन से राजनीति की शुरुआत, ये कैसे सोचा, क्यों सोचा और कैसे हुआ? देखिए रोहतक से मैंने एमडी यूनिवर्सिटी के अधीन था तब डेंटल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज रोहतक भी अब तो यूनिवर्सिटी हो गई है। और एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने रोहतक डेंटल कॉलेज से मैंने बीडीएस किया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और उसके बाद रेजिडेंसी की मैंने गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से दिल्ली में। और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीजी कोर्सेज। उस एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ, मेरा रैंक आया और मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे मिला अहमदाबाद। वहाँ से मैंने एमडीएस किया प्रोस्थेटिक्स में। प्रोस्थेटिक्स में स्पेशलिटी होती है, तो आई एम ए प्रोस्थोडोंटिक्स। तो उसके बाद मैंने जॉब अप्लाई की हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में, और मेरी उसमें सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन के बाद मेरी पहली पोस्टिंग आई महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल, महेंद्रगढ़। ये सारी बातें करते करते ना चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ रही है। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशन के बारे में बात आई तो मुझे अच्छा लगता है चर्चा करना।
उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ सोना, और सोना से कुछ ही दिनों में मेरा ट्रांसफ़र हुआ सोनीपत। अच्छा। सोनीपत जो है मैंने ज्वाइन किया, और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में मैंने बहुत अच्छे से काम किया, खूब टिक करके जिम्मेवारी के साथ, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद जो है धीरे धीरे, देखो मेरा जो परिवार है, क्योंकि हर चीज़ में संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान, संस्कारों का ही खेल जिंदगी में है, लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में संस्कार जो है वो मिलते हैं आपको, ये जेनेटिक हैं, ये आपको मिलते हैं परिवार से। मेरे परम पूजनीय दादाजी, वो रिटायर्ड हेडमास्टर थे, उच्च कोटि के, वो संत थे, कबीर पंथी थे, सबको पता है इस बात का। और मैं बादली गुलिया के पास छोटा सा गांव है, माजरा गांव है मेरा। वैसे जन्म मेरा बेरी में हुआ, बेरी मेरे मामा हैं। अच्छा। तो पहले उस समय में आपको याद भी होगा कि जो है जा कर के मामा के यहाँ, मतलब नाना के यहाँ जो है जापे करते थे कई दफ़ा। जो अब हमारी जो सिस्टरें हैं, हमारी सिस्टरें 2-3 सिस्टरें ऐसी हमारी जो हमारे यहीं उनके बच्चे पैदा हुए, तो ये उस समय ट्रेंड था। तो बेरी मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म बेरी का है, बाकी गांव मेरा बादली के पास माजरा। और उसके बाद झज्जर में मैंने केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। तो मेरे दादाजी का बड़ा योगदान रहा। मेरे पिताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, और दादाजी से जो सीखी उस समय आप देखेंगे, वो देखा बचपन से जो देखता है वही संस्कार आदमी में उत्पन्न होते हैं, कि जो सेवा भाव था हर चीज से ऊपर उठ करके, मतलब हमारे परिवार में जाति पाति नाम का कोई स्थान नहीं था, हकीकत है। मेरे ग्रैंडफादर, जब मैं छोटा था, हमारे यहाँ आना जाना रहता था, और कभी भी मेरी मदर ने, जो घर में कोई भी आया, बहुत लोगों का ऐसे ही जैसे पॉलिटिकल घरों में रहता है, ऐसे ही आना जाना रहता था लोगों का। और गरीब से गरीब लोग मेरे दादाजी के पास, आप समझ सकते हो, जो कबीर पंथी हैं, जो कबीर पंथ है, ये बहुत अमीरों का कम है। आप देखेंगे इसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये गरीबों का पंथ है। मतलब ये मैं ये कहता हूँ कि गरीब लोग इसमें बहुत जुड़ते हैं। इकतारे वाला सत्संग, शब्द वाणी कबीर साहब की, और कबीर साहब, अब तो जो लोग बहुत और तादाद में जुड़ गए हैं, उस समय का मैं वर्णन कर रहा हूँ आपको। तब भी हमारे घर में कोई जाति पाति नहीं थी, और जो घर में आ गया वो खाने खाए बगैर वो जा नहीं सकता था। मतलब ये मेरी दादी का भी चलन था, मेरी माँ का भी, और यही चलन मेरी धर्मपत्नी का भी है, मेरी वाइफ का भी यही। अब जो संस्कार जो है वही उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो वो उन चीज़ें हम देखते थे, वही चीज़ें धीरे धीरे करके उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं संस्कारों का राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण सामाजिकरण हो गया। सामाजिकरण में कि जो सेवा भाव है, वो सेवा भाव का विस्तार हो गया और बढ़ गया। आप देखेंगे संत मते में सबसे बड़ी चीज है सेवा, और वही धन हमने पाया, वही मंत्र हमारा है, वही मूल मंत्र है हमारा कि सेवा। कभी जिंदगी में घमंड नहीं करना, कभी जिंदगी में किसी के साथ छोटी बात नहीं करना, और लोगों के साथ प्यार से, जो इंसान के, जो किसी के साथ जो मेरे बस का है, जो मैं कर सकता हूँ, उसको किसी तरह की चीटिंग, धोखा नहीं करना, उसको साफ करना, साफ बताना, और उसके भाव से, उसके सिस्टम से कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम फिर फॉर्मली कब डिसाइड किया कि भाई अब राजनीति में चलते हैं? देखो स्कूलिंग से, कॉलेज टाइम से रहता था, इलेक्शन लड़ने का तो सिस्टम रहता ही था। अच्छा, आपको था इंटरेस्ट? तो हाँ, इंटरेस्ट तो थोड़ा इतना ब्रॉड नहीं था। हाँ। लेकिन लिखा ऐसा था। तो वहाँ जिले सोनीपत में, सोनीपत के हरियाणा में बाढ़ आई थी, तब मैं डिस्ट्रिक्ट डेंटल सर्जन था, और हमारे कई साथी थे। एक हमारे साथी थे सुखबीर फरमाना, जो विधायक भी रहे, फरमाना गांव के थे, सुखबीर फरमाना बोलते थे। एक सुखबीर मलिक थे जो भैंसवाल गांव के थे, वो उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी
सेवा भाव से काम कर रहे थे। चेयरमैन थे जिला परिषद के, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जिला परिषद सुखबीर परमाना बने थे। और उसके बाद जो है हमारा एक अच्छा ग्रुप था लग करके। जब बाढ़ आई, जब फ्लड आया 1995 में, 95 में, तब मैंने बड़ी मेहनत की, हमारे ग्रुप ने बड़ी मेहनत की। आज भी मुझे याद है उस बाढ़ के समय में, मतलब मुझे कोई इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं रहती है, मुझे याद इतनी चीज है। दाल, चीनी, नींबू, मोमबत्ती, स्टोव, मिट्टी का तेल। उस समय गैसेस वगैरह का सिस्टम नहीं था, ये मिट्टी का तेल से, स्टोव जो है मिट्टी के तेल से चलता था। तो ये बांटना, दवाइयाँ, पीने का पानी, जो पानी में बड़ी एडल्ट्रेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी हो गई थी, कंटेमिनेटेड वाटर हो गया था, तो जो स्टेगनेंट पानी हो जाता, ख़राब हो जाता। तो बहुत सारा काम हमने जो है उस दौरान लोगों के साथ मेहनत करके किया। गोहाना में, बड़ौदा में, जुलाना में, बहादुरगढ़ में, गन्नौर में, उस इलाके में बहुत काम किया। और गोहाना वाज द सेंटर पॉइंट। गोहाना में बहुत ज़्यादा फ्लड का मार थी। अब देखेंगे मेन रोड पे इतना पानी भरा हुआ था। तो वो सिस्टम ऐसा बनता गया, वो सेवा भाव इतना आगे बढ़ता गया कि धीरे धीरे करके कब में से लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जी आप चुनाव लड़ो। अच्छा, लोगों ने ये हकीकत है, ये मैं मतलब बताता हूँ, लोगों ने फैसला कर लिया कि जी आप चुनाव लड़ो। और ना सिर्फ लड़वाया बल्कि तो जितवा भी दिया। वो तो आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय चुनाव। और क्योंकि देखो, एक तो सेवा भाव, दूसरा जाति पाति का भाव नहीं था। जाति पाति मतलब सबका साथ, सबका विकास, ये शुरू से सेवा ही संगठन। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो हमारे बचपन से ही, ये हमारे दादाजी की देन है, हमारे पिताजी की देन है। तो ये सारे का सारा ये मंत्र चला। और चुनाव लड़ के 96 में तो लोगों ने क्या प्यार प्रेम, आप देखेंगे वो मेरा सीढ़ी का निशान था। मैं लोगों का आज भी वो सीढ़ी धन्यवाद करता हूँ। रहे आप लगातार। और मैं तो कहता हूँ हमेशा, मैं करनाल से भी सांसद रहा, रोहतक से भी सांसद रहा। मैं कहता हूँ कि आज जहाँ भी मैं हूँ, सोनीपत लोकसभा की एक विशेष देन, एक विशेष आशीर्वाद सोनीपत लोकसभा का, उनका 36 बरादरी का आशीर्वाद हर एक का, वो हमारे साथ जुड़ा। और आज वही देन है जो हम धीरे धीरे करके लोगों की सेवा करते हुए, 36 बरादरी की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे फेवरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी कौन सी है? क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जीते हैं। पहले तो नेता को यही टेंशन हो जाती है कि भाई अच्छा सोनीपत से लड़ रहा हूँ, चलो ये मेरी सेफ सीट हो गई, अब यहीं से ही लड़ता रहूंगा। फिर आप कभी करनाल चले जाते हैं, कभी गोहाना चले जाते हैं, कभी रोहतक चले जाते हैं। मैं बताता हूँ, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है। आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, एक छोटा सा प्रदेश है दत्ता मैडम, और इतना छोटा है कि एक दूसरे की रिश्तेदारी, कहीं ना कहीं एक दूसरे का भाईचारा, प्यार प्रेम। मैं सोनीपत से निर्दलीय रहा। हाँ। उसके बाद मैं करनाल से इलेक्शन लड़ने गया, तो मेरे, आप मानोगे नहीं, कितने हजार साथी करनाल में आ गए कि मेरी तो सारी रिश्तेदारियां, किसी की बहन ब्याह रखी, किसी की बुआ ब्याह रखी, किसी का भाई ब्याह रखा, नहीं समझा, खुद ब्याह। मतलब आप देखिए इतना इतना इंटरलिंक्ड है। मतलब मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं करनाल से लड़ रहा हूँ। सेम थिंग आई डिड इन रोहतक। रोहतक से लड़ा तो और टीम तैयार होगी, सोनीपत भी आ गया, गोहाना भी आ गया, उसके साथ में आप देखेंगे जींद भी आ गया, पानीपत भी आ गया, करनाल भी आ गया, सबकी रिश्तेदारियां। इतना मिक्स है कि यू कैन नेवर फील इट कि भाई आप कहीं हरियाणा के बाहर चुनाव लड़ रहे। आप जहां रोहतक से लड़े तब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर में लड़ रहा हूँ। रोहतक मेरा जो है जन्मस्थली, उसके बाद मेरा कर्म क्षेत्र हो गया। और काम मैंने किया, पढ़ाई मैंने वहाँ से की, एजुकेशन मेरी रोहतक से मैंने BDS किया, मेडिकल कॉलेज रोहतक में मैं रहा। उसके बाद झज्जर से मैंने, झज्जर भी उसका पार्ट है। तो ये सारे का सारा, फिर सोनीपत भी ऐसा ही लगा, रोहतक भी ऐसा ही लगा मेरा, और करनाल भी। सबसे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई है आपकी फेवरेट कि भाई यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लगा? मैं फिर कहता हूँ कि हरियाणा इतना छोटा है
कि इसमें फेवरेट जो है, मेरा कहना मुश्किल हो जाता है कि भाई फेवरेट कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मैं जाता हूं, लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, क्योंकि मेरे मन में कोई चालाकी नहीं है। मेरे मन में ये भी नहीं रहता कि मैं रोहतक से लड़ा, रोहतक से अगर मैं कोशिश करता, मैं दिल से बता रहा हूं, तो पार्टी मुझे कहीं और से, लेकिन नहीं, मैं रोहतक से ही चुनाव लड़ा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने 2019 में जिन लोगों ने जी जान से मेहनत की, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे। मैंने बिल्कुल नहीं, मैं रोहतक से लड़ूंगा, कोई नतीजा है। और लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी, यानी कि 4,54,000 वोट मुझे मिले 2024 में, कोई कम वोट नहीं थे। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा मिथ क्रिएट कर रखा, एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था पूरे देश में, संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी आ गई, संविधान बदल देंगे। हरियाणा में तो ऐसी मुहिम चला दी थी, ऐसी मुहिम इन्होंने मिलकर के, कांग्रेस वालों ने, कि जिस गांव में जाते थे इनकी एक टीम चलती थी, एक इनकी टीम चलती थी, युवाओं को पकड़ पकड़ करके उनकी छाती नापना, उनके कद नापना, कि भी जाओ, वे नाम लिखो, फलाने युवा का नाम लिख लिया। तो टीम थी उनके पास, संगठन तो बेचारे अब बना पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। ऐसी टीम, एक खुरापाती टीम, कांग्रेस की एक खुरापाती टीम, जो जाकर के जहां भी गए, जो कोसली में गए, मैं कोसली गांव में गया कि डॉक्टर साहब नौकरी का बताओ। अजी देखो, भारतीय जनता पार्टी में नौकरी तो मेरिट पर है, और बोले जी हमारे गांव में, उसने खुद कहा 2024 में कि हमारे गांव में 20-22 लड़के लगे जी, लेकिन हमारे बच्चों का क्या। मगर भी देखो, बच्चे आपके अगर नौकरी के लिए डिजर्व करते होंगे तो नौकरी मिलेगी। बोला जी हमारी तो होगी पक्की। बोला वो कांग्रेस वाले आए थे, दीपेंद्र और वाले, वो तो हमारे छोरे की छाती छूती कद नाप के पक्का कर गए। तो ऐसी मुहिम, लोगों के साथ झूठ बोल करके ऐसी मुहिम, वो जो खर्ची पर्ची वाला जो सिस्टम था, वो दोबारा से फिर से उसको जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसी मुहिम पार्लियामेंट के चुनाव में और असेंबली के चुनाव में वैसी चलाई कि हमारी सरकार आ गई है और भाई हम नौकरी में चिंता ना करो। असेंबली में यही तो उल्टा पड़ गया ना, तो ये तो चीजें हैं ना। तो असेंबली में तो उल्टा ही पड़ा, लोगों को समझ में आ गया। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तो लोगों को समझ रहे, तो बड़ा झूठ बोल रहे थे। भाई असेंबली के चुनाव हुए तो थोड़े समय बाद हुए, इन्होंने तो कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान बदल देगी, कानून बदल देगी, लोगों के, गरीबों के हक छीन लेगी, फलाना कर देगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो मिथ क्रिएट किए थे। तो लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों को और विश्वास बढ़ा, और फिर हरियाणा के लोगों ने ठान ली थी, लोगों ने मन बना लिया था, ये कितना भी शोर मचाते रहे, कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार हम बढ़ाएंगे। क्योंकि काम भी इतने हुए, केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, दोनों ने मिल करके ये कितने काम किया। अब आप देखें, जो पारदर्शिता दी, जो पारदर्शिता दी, वो कोई छोटी बात होगी। अब ऐसा प्रदेश जिसमें सिफारसें, खर्ची और पर्ची का प्रदेश बन गया था, पूरे देश के अंदर ये था कि हरियाणा में अगर नौकरी लेनी है तो सिफारिश कराओ और भाई पैसे दो और नौकरी ले लो। एक ऐसा पूरे देश के अंदर एक ऐसा मैसेज हो, उस मैसेज को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। आप देखेंगे पारदर्शिता दी, कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय उनको बड़ा, मेरे ख्याल में, विरोध का सामना भी करना पड़ा होगा पार्टी में, जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, लेकिन नहीं, उन्होंने ठान ली थी इसमें सुधार करेंगे, और वो सुधार हुआ भी। और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उसी रास्ते पर चलते और उसको मजबूती देते हुए लोगों में और विश्वास जो है जागृत कर। रोहतक में दीपेंद्र को आपने हराया, रात हो गई, रिजल्ट नहीं आ रहा, हम वेट कर रहे हैं भाई कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। आखिरकार रिजल्ट आया और दीपेंद्र हुड्डा हार गए चुनाव। आपके मन में उस वक्त कुछ बेचैनी चल रही थी जब काउंटिंग रात तक चल रही थी? और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि पूरा तंत्र लगा दिया इन्होंने, प्रेशर लगा दिया और जानबूझ के हरा दिया। नहीं, ऐसा देखो, सुनो, ये देखो, कांग्रेस अपनी हार में भी
और अपनी जीत में भी, और भारतीय जनता पार्टी की जीत में भी हर जगह कुछ न कुछ कमियां निकालती है, कुछ न कुछ ऐसे रास्ते निकालते हैं। खुद जीत जाएंगे तो ये कहेंगे भाई हमने ऐसा किया, फलाना इन्होंने काम नहीं कर रखे थे, फलाना हमने ऐसे किया। हार जाएंगे कहीं ईवीएम पर टीकरा फोड़ेंगे, कहीं प्रशासन पर टीकरा फोड़ेंगे। जीतने के बाद कुछ और। अब जब ये 2024 में, आप बताएं 2024 में चुनाव जीते, ये 5 सीट जीते हरियाणा में, आपको याद होगा। हाँ। 5 सीट जीते। तो 5 सीट जब जीते तब तो ईवीएम भी ठीक थी, उन्होंने किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। हरियाणा के अंदर तो सब कुछ ठीक था। हरियाणा के अंदर तो इनकी पॉलिसियां चली भी, हमारी नीतियां थी, उसमें हम जीत गए। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हम जीत गए। लोग तंग थे पार्टी से, हम जीत गए। तब तो सब कुछ ठीक। और जब असेंबली में जब नंबर आया हारने का, तब ईवीएम भी गड़बड़, प्रशासन भी गड़बड़, और लोगों ने भाई हमारे साथ क्या कर दिया। वो तो हेरा फेरी भी नहीं, आपकी लूट डकैत को बताते हैं 2024 में। ये चीजें देखो, सुनो, ये चीजें अब आप देखेंगे, बहुत बड़ी बातें ये कहते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन लोग गुमराह नहीं होते। लोग समझ गए हैं कि भाई कांग्रेस किसी तरह से भी, अब आप देखो जहां भी केंद्र सरकार में इधर भी उधर भी कितने आंदोलन करा करके, एजिटेशन करा करके लोगों के अंदर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारा बस राज आ जाए, रहा नहीं जा रहा, राज आ जाए हमारा, हमारे को ताकत मिल जाए किसी तरह से। इनको कोई परवाह नहीं है कि देश कहाँ खड़ा है, कहाँ जाएगा, कोई परवाह नहीं। इनको इस चीज का भी इनको ध्यान नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना सम्मान देश का इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया है। 2047 का भारत, विकसित भारत, उनकी सोच कितनी गजब की माननीय प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है, इनको अपनी पड़ी हुई है कि भी किसी तरह करके राज हासिल किया जाए, तोड़ फोड़ जोड़ जाड़ किसी तरह कर गुमराह करके इन बातों पड़े रहते हैं। तोड़ फोड़ तो बेचारों के खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा है, और शायद सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस तोड़ फोड़ का मिल रहा है। देखिए, आप समझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जुड़ रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो सोच है देश के प्रति, भारतीय जनता पार्टी में कौन सोच आएगा? वही आएगा जिसका भाव सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, जाति पाति से ऊपर उठ के काम करेगा। वही भारतीय जनता पार्टी में खपाएगा जिसके मन में ईमानदारी और विकास, जिसके मन में हो, जिसके दिल और दिमाग में, खून में देश का सिस्टम दौड़ेगा, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। तो आपको लग रहा है विचारधारा कांग्रेस 2029 के लिए अब क्योंकि बहुत तैयारियां कर रही है, संगठन बना रही है, ब्लॉक लेवल तक संगठन पहुंचा दिया गया है, तो कुछ टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, देखो, हर पार्टी कोशिश करती है कि भाई मेहनत करके लोगों को जोड़ तोड़ की सारी राजनीति करके पार्टी कोशिश करती है। ये तो समय बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी, अब भारतीय जनता पार्टी के दिल और दिमाग में जब चुनाव के अंदर जो बातें होती हैं, जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गए, हरियाणा में 2024 में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में गए, जो संकल्प किए, भाई आप चुनाव जब जीतते हो वो पार्टी की नीतियों पर जीतते हो, भाई पार्टी क्या कह रही है, और उसके विश्वास पर आप जीतते हो कि जो बात कह रही है, क्या पार्टी ने पीछे वो बातें पूरी की? एम आई राइट? तो ये बातें लोगों को भाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है वो करती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले हरियाणा में 217 के करीब वायदे किए, वो धड़ाधड़ आप देख रहे होंगे वायदे पूरे होते जा रहे हैं। आप वायदे भले ही पूरे कर रहे हैं, होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हर रोज आरोप लगा रही है कि भाई हर चीज में धोखा कर रहे हैं आप। लाडो लक्ष्मी योजना की बात करिए, उसमें आपने धोखा कर दिया, अपनी कैप लगा के अलग चीजें। देखो सुनो, ऐसा नहीं है, उनका काम तो ये भी कह रहे थे कि लाडो लक्ष्मी योजना लागू ही नहीं होगी। ये बात भी वो कह रहे थे कि लाडो लक्ष्मी योजना तो मात्र घोषणा है, लागू नहीं होगी। जब 5,000 करोड़ रुपया बजट में
सैंक्शन करके रखा गया, तब उनकी आंखें खुली, अरे ये तो लागू हो जाएगी, ये तो लागू हो जाएगी। जब वो लागू हुई तब मीन मेख निकालने लगे। अब तक आपने तो ये कहा था। अब पार्टी ने एक बात और कर दी है, अब परम आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर 25 सितंबर से इस सरकार ने अनाउंस किया है कि जिसकी लाडो बहन की आमदन 1,80,000 तक होगी उसको भी उसका लाभ मिलेगा। अभी 1 लाख है, ये भी इनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी कुछ न कुछ निकाल। तो पार्टी का, विपक्ष का काम कुछ न कुछ निकालने का, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वायदे किए हैं एक एक करके उनको पूरा करती जा रही है और 200 के 217 संकल्पों को माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार, हम सब की सरकार, हरियाणा की सरकार उनको पूरा करे। आपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, अलग अलग पार्टियों में भी रहे, अब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में कैबिनेट मंत्री भी हैं और चुनाव भी बीजेपी से आपने काफ़ी लड़े, तो क्या लग रहा है कि आइडियल जो पार्टी है या रहने के लिए या लोगों के लिए काम करने के लिए, वो कौन सी है? देखिए, आइडियल तो अपने अपने विचार हैं, मैंने बताया। जिसके दिल और दिमाग में विकास है, निस्वार्थ भाव है, लोगों की सेवा है, हर चीज़ से ऊपर उठ करके लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, और हर चीज़ से सबसे बड़ी जो बात है वो निस्वार्थ भाव। ये नहीं कि भाई मैंने फलाना काम किया मुझे ये दो। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता, वो कहाँ तक पहुँच सकता है आप देख सकते हो। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आपको याद होगा, हरियाणा के बीजेपी हेडक्वार्टर में काम करते थे, वहाँ बैठ करके कंप्यूटर का काम करते थे, तो कहाँ पहुँच गए। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखो, संगठन मंत्री थे हमारे, प्रभारी थे हरियाणा के, तो कहाँ पहुँच गए। तो ये चीज़ें कहाँ संभव हैं, ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी। अब राजस्थान के सीएम को देखो, दिल्ली की सीएम को देखो, आप मध्य प्रदेश के सीएम को देखो, अब जो सम्राट चौधरी बनाए हैं उनको देखो। तो ये सारे का सारा जो काम है, अब ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जो आम कार्यकर्ता को भी जो सम्मान मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं ना आऊं? हर आदमी चाहता है मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं, और हर वो सेवक, हर वो साथी जो देशभक्त है, देश के लिए काम करना चाहता है, देश के विकास के लिए काम करना चाहता है, हर वर्ग के लिए काम करना चाहता है। किसान हो, गरीब हो, खेतीहर मजदूर हो, गरीब दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी, हर एक उसके लिए जो काम करना चाहता है, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, हमारे खिलाड़ी, तो सब। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी में हर नेता बीजेपी का ये सपना देख के सोच सकता है कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। बिल्कुल नेचुरली, कोई भी देखो, सुनो, मैं कह रहा हूँ कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। वो जिला अध्यक्ष भी बन सकता है, वो पार्टी अध्यक्ष भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, महामंत्री भी बन सकता है, संगठन में भी ऊंचे ओहदे पर जा सकता है, और हर चीज में जा सकता है। संगठन से बड़ा तो कुछ भी नहीं। कभी अरविंद शर्मा जी को ऐसा सपना आया कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं? मैं संतुष्ट हूँ। देखो, मैं संतों के परिवार से हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं जब सांसद था जब भी संतुष्ट था, जब नहीं था तब भी संतुष्ट था। मेरा भाव यही रहता है कि लोगों की सेवा हो और लोगों के काम हो, जो उनके काम जायज़ काम है, जो परेशानी, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। आपके विभागों पे बात करते हैं, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण विभाग भी आपके पास हैं। सबसे पहले शुरुआत जेल से करते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जेलों में कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, और बहुत बारी पुलिस जब चेकिंग करती है तो मोबाइल मिलते हैं, कहीं सिम मिलता है, तो कहीं कुछ चीज़ें होती हैं। उनको रोकने के लिए आपने क्या कुछ किया है? ये काफ़ी साल पुरानी बातें हैं, और मैं कहता हूँ कि विपक्ष का काम ऐसे नैरेटिव और मिथ सेट करने, ये पुरानी धर्रे है। जेलों में मोबाइल मिल रहे हैं, जेलों में फलाना ये हो रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बीजेपी के पिछले टेन्योर में भी ये काफी हुआ, लेकिन अभी वीआईपी ट्रीटमेंट को खास तौर पे लेके बहुत सारे रोजाना जेलों में देखो, हर रोज, मैं कहता हूँ रोजाना कोई ना कोई सुधार, कोई ना कोई सिस्टम, हर रोजाना कुछ ना कुछ सिस्टम बना रहे हैं। आप देखें,
आप देखें पूरा, आपने जेलों के अंदर आप देखें हाईटेक जेलें बन रही हैं, आपके स्कैनर्स हैं, बॉडी स्कैनर्स हैं, आपके जैमर्स हैं, और बहुत हाईटेक फ़ोनों के, मोबाइल्स फ़ोनों की तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से जेल प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, क्योंकि महकमा बहुत लंबा चौड़ा है जेलें, और अलग अलग तरीके से हज़ारों कैदी जो है जेलों में बंद हैं, लगभग 30,000 के करीब जो है लगभग जेलों में, डिफरेंट जेलों में बंद हैं। तो वो और नई जेलें बन रही हैं, कैदियों की जितनी चला रही है कि जितने भी ये संख्या अपराधियों से है मिले हुए हैं सबको पकड़ जेलों के में जेलों में डाल उतना रहे हैं। पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी एडजस्ट होकर के काम कर रहे हैं। 3 जेलें और, दादरी है, पंचकुला है, आपका फतेहाबाद है, तो जेलें और तैयार हो रही हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। ऐसी कुछ, फिर भी मैं कहता हूँ, मैं यहाँ से भी अपील करता हूँ कि कहीं किसी भी साथियों कुछ ऐसा नज़र आता है तो हमें बताएंगे, तो उसको और सुधार हम करेंगे, उसमें गुंजाइश रहती है। प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे, और जेलों में अब आप देखेंगे बड़े सुधार हो रहे हैं। जेलों के अंदर आप देखें, पिछले साल सूरजकुंड जो मेला लगा तो जेल विभाग ने स्टॉल लगाया, तो उसमें आप देखेंगे लगभग जो है 2 करोड़ से भी ज़्यादा के उत्पाद उन्होंने सेल किए, बिक्री की। तो आप देखिए जेलों के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए, टेक्निकल ट्रेनिंग। गुड़गांव जेल के अंदर एक ट्रायल जो सिस्टम चल रहा है, पॉलिटेक्निक्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, जिससे जो कैदी हैं वो बाहर आने के बाद अपने आप को लोगों के साथ जुड़ करके पुनर्वास के लिए उनका योजना ऐसी तैयार। तो बहुत सारे योगा की जो है डिफरेंट समय पर योगा की क्लासेस, भगवत गीता का संदेश वहाँ पर चलता रहता है। तो ये सारे का सारा हमने ये ठान लिया है कि जेलों को, जैसे हम कहते हैं जेल ने सुधार करें, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मैं जेल मंत्री हूँ, प्रैक्टिकल रूप में हमारे पूरे प्रयास हैं। हमारे डीजी जेल जो है अब नए आए हैं चावला जी, उनके सबके हमारे प्रयास हैं कि अभी वाकई में जो बंदी आता है, जब उसको कोई क्राइम करता है उसके बाद उसको सजा हो जाती है, कैदी हो जाता है। जो भी आए वो सुधार के लिए आए। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है, गुस्से में किया, कहीं और इंटेंशनली किया है, तो उसका माइंडसेट दूसरा हो। फिर जेलों में पेट्रोल पंप्स की हमने शुरुआत की, गैस स्टेशंस की जेलों में, तो वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। उसमें भी बहुत अच्छे से, उससे कितना फायदा बहुत, उसमें भी काफी जो है लाभ मिल रहा है। तो पूरा हम कर रहे हैं कोशिश। जो मतलब आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखें ना, ओपन जेल तक हमने शुरू की है, करनाल में और आपके फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में भी ट्राई। तो उसमें भी हमने ओपन जेल में भी हमारी पूरी कोशिश है कि जो कैदी हैं वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके, रेस्ट। तो ये भी एक अच्छा कदम। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहता हूँ निरंतर सुधार की प्रोसेस चल रही है। तो आगे और सुधार को लेके क्या कुछ प्लान्स हैं? आगे ये कि भाई जेलों को और ज़्यादा हाईटेक करें। अब रोहतक जो जेल, एक नई जेल बन रही है, हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है, और जो है उसमें हमारी कोशिश ये है कि उसको एक बिल्कुल फुल प्रूफ जिसे कहते हैं, उसमें जितने भी हार्डकोर, देश के जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं वो उसमें रखने का प्लान है। तो बहुत बड़ी वो भी जेल बनेगी, तो उसमें भी कोशिश है। तो इसलिए जितना भी हमारे पास आते हैं, सुझाव आते हैं, हाईटेक जो है, कुछ एजेंसियां भी आती हैं, तो कमेटी बनी हुई है, डीजी जो है बैठते हैं, एसीएस होम बैठते हैं, उन पे सारा पीपीटी उनकी सारी जो है वो देखते हैं, उनकी वो देख करके वो सारा कोशिश करते हैं कि क्या उसमें और सुधार हो सकते हैं। अब आप देखें जेलों से, अब पहले कैदियों को, बंदियों को जो उनकी डेट होती थी कोर्टों में, उनको लेके जाया जाता था। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अब देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से उनकी सारी की सारी हो जाती है, पेशी हो जाती है। तो ये भी तो आप देखो ना, तो सुधार, दिन पर दिन सुधार की व्यवस्था चलती रहती है और आगे चल रही है। पर आप कह रहे हैं लेकिन मैं इस चीज का भी मैं बहुत है। अच्छे से ध्यान रखता हूँ कि बंदियों और कैदियों को व्यवस्था भी, जेल के अंदर उनको व्यवस्था भी, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, उनकी सफाई, स्वास्थ्य
और साथ साथ उनके खाने का भी जो है अच्छे से इंतज़ाम हो, कि जो उनको एक उनकी मेंटल हेल्थ के लिए हम एक कोशिश करें कि कुछ मेंटल हेल्थ के लिए जो है ना, जैसे आता है आदमी कई कैदी, मेडिटेशन तो वैसे तो डॉक्टर्स वगैरह हम योगा की शुरुआत करा रहे हैं, कुछ जेलों में शुरू भी हो गया है सारा, कि योगा जो है वो करके उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अब बार बार राम रहीम को पेरोल दे दी जाती है, पक्ष लगातार कहता है कि भाई आप हर बार पेरोल दे रहे हैं, क्यों? सरकार की कोई मजबूरी है, प्रेशर है देखिए, क्या? ये तो मैंने पहले भी, पत्रकारों ने कई दफ़ा पूछते रहते हैं, ये सारे का सारा एक सिस्टम है कानून के हिसाब से ना, उसमें जेल विभाग का पैरोल से नहीं सिस्टम है। जेल विभाग किसी को पैरोल देता है, जेल विभाग से जो बात पूछी जाती है, जैसे मान ले कमिश्नर, जैसे रोहतक जेल में कोई बंद है तो रोहतक कमिश्नर के पास उसकी दरखास्त जाती है, वो जेल विभाग से जो इंक्वायरी पूछता है, जो बातें पूछता है फलाने कैदी बंदी के लिए, जो भी बात आएगी वो जेल विभाग इंफॉर्मेशन दे देता है उसके कंडक्ट के बारे में, कोई और जेल के अंदर को। उसके बाद कमिश्नर फैसला करता है कि उसने जो पैरोल मांगी है वो जायज़ है नहीं जायज़ है। तो साल में जितना भी हिसाब होता है हर एक कैदी का, उसी हिसाब से पैरोल मिलती है, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलती। क्योंकि सीधे सीधे घेरती तो सरकार ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से प्रॉपरली सारा काम। कोई फेवरिज्म, कोई फेवर ऐसा लगता है, ऐसा कोई फेवरिज्म नहीं है। अब टूरिज्म पे आ जाते हैं, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों के लिए तो जाना जाता है, ये किसानों के लिए जाना जाता है, किसानी के लिए जाना जाता है, लेकिन टूरिज्म हब बनाने के लिए हरियाणा को आपका क्या प्लान है, क्या कुछ किया है आपने? 70-80 के दशक में हरियाणा टूरिज्म का बहुत बड़ा हब था, यानी कि देश में हरियाणा को पर्यटन के नाम से जाना जाता। वो कहते थे भी जहाँ भी जाओ वहीं आपको टूरिस्ट स्पॉट मिलते हैं। जीटी रोड पे चले जाओ, अंदर चले जाओ, हाईवेज पे चले जाओ, जहाँ भी जाओ आपको टूरिस्ट स्पॉट्स मिलते हैं। आज भी हरियाणा टूरिज्म में बहुत आगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। 42 के करीब रिजॉर्ट है, हमने बड़ा सुधार कि हमने पूरी कोशिश की। अब सारे की सारी लगभग सारी बुकिंग्स ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो बहुत कम। ऑफलाइन तो ये है कि भाई कोई जाए एट द स्पॉट और अगर खाली हो तो वहाँ मिल जाता है ऑफलाइन, अदरवाइज तो ऑनलाइन है। तो उसमें भी बहुत बड़ा एक अच्छा मैसेज भी गया है और एक अच्छा लाभ भी अच्छे तरीके से, लोगों को फैसिलिटीज भी ज़्यादा ही मिली, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। फिर और भी कई चीज़ें चल रही हैं। अब आपका जैसे टिक्कर ताल है, मोरनी हिल्स है, आपका पिंजौर है, अब यादविंदर गार्डन है, उनकी आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से भी 100 करोड़ से के लगभग जो पैसा मिला है उसमें पैसा लगाया जा रहा है। और अब देखेंगे ज्योतिसर इसमें कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र की शुरुआत की, लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगा करके महाभारत का। अब देखिए जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं और हैं, उनको सांस्कृतिक ज्ञान भी होना जरूरी है। तो कुरुक्षेत्र में जब जाते हैं, कुरुक्षेत्र भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, महाभारत की, अर्जुन की, पांडवों की, कौरव की, तो उसमें सारे का सारा ज्ञान बच्चों को भी होना चाहिए। उस अनुभव केंद्र में जो ज्योतिसर में बनाया है उसमें एक पॉइंट से लेकर के पूरे का पूरा ज्ञान उसमें आपको दिखाई देगा। और बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। और आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योतिसर के। और अब देखें सूरज कुंड मेले का जो था, सूरज कुंड का जो स्पॉट है उसका हम विस्तार कर रहे हैं। अच्छा, बड़खल झील का क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पे भी ऑलमोस्ट काम तो पूरा हो ही गया था। पिछले चुनावों में भी मैं गई थी तो ऑलमोस्ट काम पूरा था, लेकिन वो शुरुआत उस तरीके से कुछ अभी हुई नहीं देखिए, बड़खल झील का सारा सिस्टम चल रहा है, उसमें कुछ बातें थी कि वो निगम और उसमें टूरिज्म कई चीज़ें थी उसमें, तो वो भी काम अभी ऑलमोस्ट जो है होगा जल्दी। अभी हम देखो हमने अभी क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। कुछ हमने कंसल्टेंट हायर किए हैं टूरिज्म में ना। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को पीपी मोड पर जो है पीपी पे देंगे या उसको आउटराइट करेंगे, वो हम कुछ एक प्लानिंग ले करके आ रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को।
और उसमें मतलब बहुत सरकार जल्दी के साथ प्राइवेट लोग जल्दी उसमें मिलके सुधार उसको होंगे। चलाएंगे। डिजिटलाइजेशन का है, आप देखेंगे इसमें दोषी हील है, आपका आदि बद्री है, तो उसमें भी बहुत सारे हम रोप वे बना रहे हैं आदि बद्री में, दोषी हिल में भी हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा बहुत सारी चीज़ें अब आप देखेंगे नारनौल में जितने भी मोनूमेंट्स थे, हेरिटेज जितने भी साइट्स थी, टूरिज्म से जुड़ी हुई, उन सब का जो रेनोवेशन हुआ है आप देखेंगे। तो ये सारे का सारा एक होता था चोर गुम्बद, अब देखेंगे वो ऐसे ही वीरान पड़ा, लेकिन अब आप जा करके देखो एक ऐसा स्पॉट बन गया है, रात को वहाँ लाइटनिंग होती है, कितने लोगों का आना जाना हो गया। तो ये धीरे धीरे करके सारे का सारा बहुत अच्छे से हम उसमें काफी उन्नति दमदमा झील को भी कुछ रिवाइव करने का प्लान है। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि डेस्टिनेशन जो वेडिंग डेस्टिनेशन जो पॉइंट है वो भी हरियाणा में डेवलप किए। तो एक तो इसमें मानेसर में और एक खरखोदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और एक पिंजौर में। तो ये सारे 3 ये पॉइंट जो बनेंगे तो मल्टीपर्पज ये बनेंगे। मल्टीपर्पज का मतलब वहाँ पर मीटिंग्स भी होंगी, कॉन्फ्रेंस भी होंगी, मैरिजेस भी होंगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इससे भी टूरिज्म को बहुत लाभ मिलेगा। तो किस मॉडल पे आप लोगों का करने का प्लान है? ये सरकारी करेगी, सरकारी फैसला अभी फैसला करेंगे सरकार। अच्छा। जो है सरकार करेगी, टूरिज्म के साथ मिलकर के सारा करेगी कैसे क्या। अब 2029 में लग रहा है महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ मिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है आप देखेंगे, ये 30-35 साल पुरानी समस्या है महिला आरक्षण का। जितनी पार्टियां सरकार में आई सब ने शोर मचाया, लेकिन किसी ने सूद ली, किसी ने सम्मान की बात की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की केंद्र में। आप देखेंगे जब मैं सांसद था 2024 से, तो 2023 में ये बिल ला करके पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाया। 33% आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो पहले तो बातें ही थी, उसको कानून का रूप जो दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दिया, बीजेपी के नेतृत्व। अब जो है, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा कि जो आया नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन आया, कितना बड़ा ये प्रोग्राम था। महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं को नेतृत्व देने का, ये कितनी बड़ी बातें थी। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष के दिमाग में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मोदी जी ने कहा, नड्डा जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, सभी कि भाई लाभ तुम ले लो, हम कह देंगे कि सबके जरिए से सामूहिक तरीके से ये काम हुआ है, सबको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अधिकार और महिलाओं को नेतृत्व मिलने का जो काम था, वो सबसे बड़ा काम था। लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। विपक्ष ने जो जिस तरह से अड़चन लगाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी रुकी नहीं। उन्होंने ठान रखा, उनका संकल्प है कि महिलाओं का सम्मान दिलवाना है। जो आदि आबादी हम बात करते हैं 2047 का भारत, विकसित भारत, लेकिन कैसे संभव हो सकता है जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, महिलाओं का अधिकार नहीं मिलेगा। 50%, 50% आबादी को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा कैसे संभव होगा। ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं और मोदी जी संकल्पबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है, एनडीए संकल्पबद्ध है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कह सकता हूं जल्दी ही इस सारे सिस्टम का समाधान होगा। महिलाओं को ये काम जरूर मिलेगा। आपने विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया ही। उन्होंने भले ही इसके लिए आपका समर्थन ना दिया हो, लेकिन आपने हरियाणा में एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना के ये मैसेज दे दिया कि भाई ये तो होगा, महिलाओं को तो हम आगे करेंगे। महिलाओं को देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी कितना सम्मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। आप देखेंगे इन्होंने को, विपक्ष को अब आ जाना चाहिए, नजर आ जाना चाहिए। बंगाल में जो चुनाव हुए, अब देखें हर तबके की महिला, हर वर्ग की महिला निकल करके आकर के भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए उसने मतदान किया। तो कितनी बड़ा संदेश बंगाल ने दिया। तैयार नहीं कह रहे हैं, SIR में आपने सब काट दिया। नहीं, SIR देखो, सुनो,
SIR बहुत एक फेयर प्रोसेस है, साफ सुथरी प्रोसेस है। आप उसको समझो SIR क्या है। अब जो वोट जिनकी डेथ हो गई है, जो 20 साल हो गए जिनकी डेथ हुए, उनके वोट भी चलते आ रहे हैं, उनके वोट भी चलते आ रहे हैं और चलते ही नहीं आ रहे, डल भी रहे, उनके वोट भी पोल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं सारे आप लोग डलवाए। नहीं हम कहाँ से डलवाएंगे, हमने तो कटवाए हैं। अरे हमने तो वो वोट कटवाए हैं ना, जो शिफ्ट हो गए। आज मान ले कोई दिल्ली में रह रहा है, हरियाणा में, कोई गोहाना में रह रहा है, और वो शिफ्ट हो गया, सोनीपत चला गया, वो शिफ्ट होकर के झज्जर चला गया, दिल्ली चला गया, गुड़गांव चला गया, तो उसकी वोट वहां थोड़ी रहेगी, जहां वो चला गया वो वहां रहेगी। तो SIR का मतलब सिर्फ एक ही है। मूल मंत्र क्या है? SIR का मूल मंत्र ये है कि एक नागरिक एक वोट, वो अपने कहीं बनवा ले। मतलब देश का एक भारतीय एक वोट। अब हरियाणा में भी अब तकरीबन आप बताओ, 33 अब लाख आप वोट बाहर के लोगों को आप घुसाओगे तो कैसे? हरियाणा में कौन सी वोट कट रही है? आप ये देखो, आप सारा डेटा। मैं एक सेकंड SIR के टच में हूँ। अब आप ये देखिए, हमारे गोहाना के अंदर कुछ वोटें ऐसी थी जो वोटर लिस्ट में थी। अब वहां जब गए तो वो मिले नहीं, वो वोटें थी वो मिले नहीं, क्योंकि गांव में रह रहे, उस पते पे रह नहीं रहे, गांव में रह रहे। अब गांव में उन्होंने बनवा ली, अब यहाँ कटनी तो निश्चित है। पहले क्या था, गांव में भी चल रही थी, वहां भी चल रही थी। कई लोगों ने बड़ी शरारत इसमें की हुई थी, और उसको सारा का सारा ये रेक्टिफिकेशन है। ये तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। आप समझे ना, हर एक के लिए अच्छी बात है। अब जिसमें अगर वोटों की शुद्धिकरण हो जाए तो क्या उसमें नुकसान है? सबके लिए फायदा है। हाँ से अभी हाल ही में जिला बना, गोहाना को जिला बनते कब देखेंगे? देखिए, हम तो कोशिश में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव में आए थे तब भी कहा था, और आगे भी अब भी कह रहे हैं कि जिला बनेगा। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि संगठनात्मक तो जिला संगठन ने बना दिया है गोहाने को, संगठनात्मक रूप से गोहाना जिला हो। हाँ, आपने अपनी तैयारियां की हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आते आते ये गोहाना जिला बनेगा। एक गोहाना की जलेबी, कितनी इम्पोर्टेंस इस जलेबी की रही आपके चुनाव में जीत हासिल करने के लिए? पार्टी की बात कर रहे हैं। हर एक जर्नलिस्ट जरूर पूछ लेता है, गोहाना की जलेबी में एक ऐसा मिठास, ऐसा प्यार, ऐसा लगाव है, हर चीज से ऊपर उठ करके है। और अब तो इंटरनेशनल लेवल पर गोहाना की जलेबी मशहूर है, इसमें आपने पहुंचा दी चुनावों में, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा लेवल बन गया है, मैं देखता हूँ ब्याह शादी में भी लोग जलेबी का जरूर जिक्र करते हैं, भाई जलेबी है। किसी फंक्शन में भी, पॉलिटिकल फंक्शन में जाओगे तो गवर्नर साहब के यहाँ प्रोग्राम हो, मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई और किसी के यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या वैसे सरकारी प्रोग्राम हो, तो जलेबी की जरूर पूछताछ करते हैं। क्यों? जलेबी का एक अपना महत्व भी है। देखो, दिल्ली में जलेबी लोगों ने खाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जलेबी उतारी, आपको याद होगा, दिल्ली में सरकार बनी, महाराष्ट्र में उतार के आए, बंगाल में, बिहार में, हर जगह। अब पंजाब में मुख्यमंत्री जी जलेबी उतारेंगे, तो पंजाब में भी, मैं गारंटी से कहता हूँ, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल का फूल की। भविष्यवाणी अभी से कर दिया, बता दिया हमने। पहले बताया था बंगाल में बनेगी, पहले बताया था बिहार में बनेगी। बिहार में हम जलेबियां लेके गए, हमने गाड़ियां भर करके जलेबियां, जो जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेटों के ऑफिसों में हमने जलेबियां लोगों को बंटवाई। तो पंजाब में अब जलेबी की पूरी तैयारी कर ली, तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री जी मेहनत करे, संगठन मेहनत कर रहा है, पार्टी लगी हुई है, कार्यकर्ता वहां एकजुट होकर के लगा हुआ है। देखो, कोई भी जीत होती है उसमें कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और निष्ठावान कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान, वो जोड़ता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है। हरियाणा की जीत भी कार्यकर्ता की मेहनत और 36 बिरादरी का आशीर्वाद, हर बिरादरी का, ये सारे का सारा काम
सब मिलकर के काम होता है, तब जा करके बातें बनती हैं। क्योंकि कुछ नेताओं को लगता है कि ये हमारा गढ़ है, यहाँ से हमें कोई हिला नहीं सकता। ऐसा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा या हुड्डा का गढ़ कहा जाता है रोहतक सोनीपत को। आम आदमी पार्टी पंजाब को अपना गढ़ कह रही है। नहीं, देखिए गढ़ तो जनता का होता है, मैंने पहले भी कहा है। रोहतक भी ये गढ़ कर रहे थे, गोहाना में भी ये कह रहे थे हमारा गढ़ है, इतनी बार के हमारे विधायक। गढ़ जनता का होता है और जनता डिसाइड करती है, और जनता के वर्डिक्ट को, जनता के फैसले को हमें मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उस हार में अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, हार में अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए कि भी कोई हमारी कमी है तो हम उसको सुधारें तो आगे ठीक हो। लेकिन विपक्ष कमियां ढूंढने की बजाय वो जो जीतती है, भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है, जीत में कमियां निकालती है, भाई कैसे जीते। तो ये चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए पड़ेगा। दादा गौतम से रिश्ते ठीक हैं? गौतम जी हमारे बड़े भाई हैं, गौतम जी से मैं सम्मान करता हूँ, उसमें गौतम जी हमारे बिल्कुल बड़े भाई हैं। सबसे पसंदीदा चेहरा आपका मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कौन सा है? मेरे नायब सिंह सैनी जी सबसे बेहतर। नायब सिंह सैनी जी, और उससे बताओ जो 24 घंटे में से जो 20 घंटे काम कर सकता है। अब परसों देखो चंडीगढ़ से, मेरा ख्याल चंडीगढ़ से कहीं और गए, फिर गुड़गांव आए, गुड़गांव में संगठन की बैठक करी, उसके बाद गुरु रविदास जी के कलश वंदन जो है, कलश वंदन यात्रा में शामिल हुए। उनके कलशेस को जो है, जो उनकी गुरु रविदास जी की पवित्र जो है जन्म स्थली से जो मिट्टी लेकर के आई गई, उन कलशों को सबके हैंड ओवर करने का काम किया जिलाध्यक्षों को। और उसके बाद लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से मिले, शीतला माता मंदिर में पूजा की, उसके बाद वृंदावन गए, वृंदावन में पूजा अर्चना की परिवार के साथ, संगठन के साथ, और फिर उसके बाद बाई रोड चंडीगढ़ पहुंचे। 4-5 बज गए। तो जो 24 घंटे में से जो मुख्यमंत्री 20 घंटे काम कर सकता, लोगों के लिए दिन रात जो लगा हुआ हो निस्वार्थ भाव से, तो वही हमारा सबका, और होना भी चाहिए सबका प्रिय। ये वृंदावन जाना भी बहुत डिले हो गया, क्योंकि उनकी बेटी की इच्छा थी कि मुझे वृंदावन लेके जाओ। तो सैनी साहब बता रहे थे जब उनसे मुलाकात हुई कि बेटी की इच्छा थी पर मैं लेके जा नहीं पा रहा, तो वो मुझसे बहुत गुस्सा है। आखिरकार चलो उनको ले गए परिवार के साथ, फाइनली जाके दर्शन किए। लेकिन आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं या कोई नाराजगी रहती है आपके? इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम निकाला, इतने टायरिंग में, अच्छी बात है। परिवार, हाँ मैं करता हूँ परिवार के साथ। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर हैं, शी इज MD रेडियोलॉजी, बिटिया भी मेरी आई सर्जन है, आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, बेटा इंजीनियर है, मेरी मदर है, फादर मेरे चले गए थे 21 में। तो टाइम स्पेंड करता हूँ और बैठ के बातचीत करते हैं सारा। और मेरी वाइफ तो, मेरी धर्मपत्नी तो मेरा सारा सोशल मीडिया और सारा अकाउंट वगैरह सारा वो देखती है। हम देखते काफी एक्टिव रहते हैं आपके साथ, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। वो देखती है, मेहनत करती है, और जहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन से जहाँ से भी उसको निमंत्रण आता है, निमंत्रण ना भी है तब भी वो कोशिश करती है लोगों की बातचीत सुन के उसको समाधान का भी कोशिश करती है। और महिलाओं से अब उसकी मुहिम है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप में यही सबसे बड़ा एक हमारा है। सहकारिता में माननीय हमारे अमित शाह जी ने एक ऐसा संदेश, अभी नई पॉलिसी बनी लास्ट ईयर, उनका ऐसा संदेश है माननीय अमित शाह जी का कि कम से कम सहकारिता एक ऐसा महकमा है जो वाकई में लोगों को हर घर अगर नौकरी की बजाय काम दे सकता है तो सहकारिता विभाग है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी का मानना है। और सहकार से समृद्धि, ये बहुत बड़ा संदेश है, इसमें कोई शक नहीं। और सब मिलकर हम ये कोशिश भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि CM पैक्स और M पैक्स, कॉम्प्रीहेंसिव पैक्स और मल्टीपर्पज़ पैक्स, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। हरियाणा के अंदर हर महकमे में डेयरी फेड है, शुगर फेड है, आपका कोऑपरेटिव विभाग है, हर एक में बहुत अच्छे तरीके से काम करके जन जन तक पहुंचा जा सके। महिलाओं की भागीदारी बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, युवाओं की भागीदारी बढ़े, किसानों को और ज़्यादा सम्मान मिले, किसानों को और ज़्यादा राहत भी मिले, साथ साथ उनको
काम करने का मौका भी मिले। शुगर मिलों में और कैपेसिटी बढ़े, शुगर मिलों में गन्ने की जो पिराई हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, गन्ने की बुआई ज़्यादा हो, बुआई होगी तो पिराई भी ज़्यादा होगी। तो ये सारे के सारे जो है किसानों के हक में और जो इनसे जुड़े हैं उनके हक में सारे के सारा काम हो रहा है। तो चाहे मतलब छोटे व्यापारी हो या किसान हो, तो बहुत कोऑपरेटिव अच्छे सेक्टर में कोऑपरेटिव इन सेक्टर चीजों के जो जरिए है आप कोशिश कर रहे हैं बहुत कि आय अच्छे से बढ़े। काम कर रहे हैं। पहले जो एक दायरा था कोऑपरेटिव सेक्टर में, एक लिमिटेड काम था। पहले सिंपल पैक्सेस थे जो मैं कहता हूँ, अब मल्टीपर्पज पैक्स, अब सीएम पैक्स, कंप्रिहेंसिव, अब उसमें दायरा बढ़ गया। पहले काम करने की क्षमता, भाई लोन ले लिया, ऋण ले लिया, ऋण जमा करा दिया किसान ने, उसको खाद दे दी, बीज दे दी, तो ये छोटे छोटे काम पहले थे। अब उसका दायरा बढ़ा, बहुत तरह के काम आप कर सकते हो। आप गैस स्टेशन खोल सकते हो, गैस एजेंसीज खोल सकते हो, आप उसका मल्टीपर्पज़ आपका कम्युनिटी ये सीएससी सेंटर खोल सकते हो, आप छोटे वेयर हाउसेज बना सकते हो। बहुत सारे काम अब उसमें जुड़ गए हैं जो उसमें आप कर सकते हो। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं इंटरव्यू के आखिरी में, जिसमें एक सवाल पूछूंगी, आपके जहन में एक वर्ड आए, एक लाइन आए या पहली जो भी बात आएगी, आप झट से उसका जवाब दीजिएगा। शुरू करें। आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो मेरा वेजिटेरियन इज माय फेवरेट फूड। वेजिटेरियन में क्या मतलब, हरियाणवी कड़ी चावल या चूरमा, क्या पसंद है? मैं चूरमा पसंद करता हूँ। चूरमा पसंद करते हैं। और डॉक्टर या फिर राजनेता? देखो, दोनों का काम एक है, दोनों का काम समाज सेवा का है, डॉक्टर का भी, राजनेता का भी। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो दोनों का काम बराबर है। और भाई बाकी गड़बड़ हो तो फिर दोनों ऐसे, आपको पता है, डॉक्टर भी आजकल आप देखते होंगे। राजनीति में आपका रोल मॉडल? रोल मॉडल तो ये है कि मैं राजनीति को मैं समाज सेवा से जोड़ता हूँ, समाज सेवा से। और मेरे रोल मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे बड़ी और सबसे अहम सीख? अहम सीख क्या सीखा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ही नहीं, सभी एक बात सीख सकते हैं कि जो मूल मंत्र है वाकई में वो भी निस्वार्थ भाव से अंत तक कार्य करता है प्रधानमंत्री होते हुए। उनसे यही आप सीख सकते हो कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करो। सेवाई संगठन जो मंत्र है उसको अगर आपने ईमानदारी से उसको अपने जीवन में उतार लिया तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। परिवार में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट? माई वाइफ, मेरी धर्मपत्नी सबसे बड़ी सपोर्ट है। मेरी माँ भी मेरी सपोर्ट है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी, अब क्योंकि मेरी माँ अभी शी इज अराउंड 88 ईयर्स ओल्ड, और धर्मपत्नी तो सारे इलेक्शन को, सारे सिस्टम को देखती है, तो शी इज माई ग्रेट सपोर्ट। तो हरियाणा की राजनीति को एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना हो? एक शब्द में देखिए, एक लाइन में बोला, हरियाणा की राजनीति बहुत ही प्रभावी और बहुत ही साफ सुथरी। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप चारों तरफ ईमानदारी मिलेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई किसी तरह से दीपेंद्र को मैं सेटल कर लूं। पार्टी पुर्टी का तो उनका कोई मतलब है नहीं ज्यादा, बस। अभय चौटाला जो है लगे हुए हैं अपनी मेहनत में, आपस में परिवार जो है अभी बिखरा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं। दुष्यंत ने तो देखो, नौजवान जो अपनी इतनी छोटी उम्र में एक ताकत मिल जाए, उस ताकत का प्रॉपर अगर इस्तेमाल होता तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी। तोड़ दी उम्मीद। ताकत का मैंने कहा प्रॉपर अगर इस्तेमाल होता, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। मनोहर लाल जी निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो सुधार के लिए, हरियाणा के सुधार के लिए, देश के सुधार के लिए वो कोई भी कुर्बानी कर सकते, मतलब कोई भी अपनी निस्वार्थ भाव से कुर्बानी कर सकते। नायब सिंह सैनी
नायब सिंह सैनी जी बहुत ही ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से, उनके दिल और दिमाग में जो मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का मूल मंत्र सेवा ही संगठन, वो उनके खून के एक एक बूंद में भरा हुआ है। 2029 में हरियाणा की सरकार, देखिए निस्वार्थ भाव से सरकार काम कर रही है, अपने संकल्पों को पूरा करेगी। मतलब 2029 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, जो जिस तरह से, देखो मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही निस्वार्थ भाव है सरकार का काम करने का, और लोगों से जो वायदे किए, संकल्प जो लिए हैं, उनका पूरा करेगी, सरकार बनेगी। अगला चुनाव अरविंद जी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे? डॉक्टर अरविंद शर्मा तो देखो, गोहाना मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहले रोहतक थी तो मैं रोहतक से ही लड़ा था दूसरा चुनाव भी, और मैं गोहाना से लड़ूंगा। और पार्टी सर्वप्रिय है, पार्टी जहां पार्टी आदेश करती है, तो पार्टी जो जिम्मेवारी पार्टी लगाती है, उससे मैं कहीं पीछे हटता नहीं। अगर पार्टी ने कह दिया भाई सीट चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुकाबला वहां पे मुश्किल है, तो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सप्लोर करने को देखिए तैयार है? पार्टी ऐसा करती नहीं है। पार्टी को तो रोहतक में हमने लड़ा 2024 में, तो पार्टी ऐसा नहीं है। पार्टी हर चीज को ध्यान में रखते हुए सारे फैसले करती है। तो गोहाना को ही रिप्रेजेंट करेंगे और गोहाना की जलेबी मेरी को इच्छा है भाई पूरे देश में लेके जाएंगे। पूरे देश में तो पहुंच गई है। अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहां वहां तो लेके जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आप लगातार निरंतर अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, हरियाणा के विकास के लिए काम कर रहे हैं, यूं ही जारी रहें और प्रदेश के लोगों को उसका फायदा मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो अरविंद शर्मा जी को आपने सुना, खुलकर बात की, और ये राजनीति में कैसे आए ये भी बता दिया। हालांकि कह रहे हैं राजनीति में तो लोगों ने ही मुझे अपने आप ही ऐलान किया, खुद ही चुनाव लड़वा दिया और पहला ही चुनाव जीते भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली, और उसके बाद निरंतर आगे बढ़ते रहे और हर जगह पर जहां पर भी काम किया, कोशिश यही रही कि लोगों के विकास के लिए काम हो, लोगों के काम हो, इस मकसद से काम करते रहे। और आज भी उनका प्रयास सिर्फ इतना ही है कि जो भी उनके पास आए और अगर वो काम करने योग्य हो या फिर किया जा सकता हो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार है तो सिफारिश नहीं चलेगी, सिफारिश लेकर मत आइएगा, लेकिन वैसे अगर कोई काम है तो जरूर करेंगे। ये नहीं सिफारिश लेकर मत, सिफारिश लेकर आइएगा जो काम जाएगा वो काम। अब कोई पर्ची की सिफारिश लेकर आएगा तो वो नहीं, तो नहीं, पर्ची नौकरियों में सिफारिश नहीं चलेगी। वैसे किसी काम की सिफारिश हो तो आप आइए और करवाइए और फायदा उठाइए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है और निरंतर हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही है। फिलहाल टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।